इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। मोदी जी को तो किसी ने ठोका या नहीं ठोका, मोदी जी के ऊपर किसी ने हाथ उठाया आज तक नहीं उठाया, ये तो पूरे विश्व ने नहीं देखा। लेकिन तुम्हारे एक रैली के अंदर ऑटो वाले ने थप्पड़ तुम्हारे को मारा था, ये पूरे विश्व ने देखा था। इन्होंने बोला मोदी को ठोकने आए थे, ये इन्होंने नहीं, पंजाब पुलिस कमिश्नर का भी बयान था कि 7 से 8 ऐसे ISI के एजेंट थे जो जंतर मंतर पर आए। कुछ लोगों से उन्होंने संपर्क भी किया, उनको पेटीएम द्वारा पैसा भी दिया गया। अब वो अमित शाह की पुलिस नहीं है पंजाब में। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो तमाम लोग जंतर मंतर पे CJP में इकट्ठे हुए थे वो इस्तीफा मांगने नहीं, मोदी को ठोकने आए थे। अब तो खुली धमकी भी दी जा रही है कि वो जो छात्र थे या जो भी लोग थे वो इस्तीफा मांगने नहीं, ठोकने आए थे मोदी को। तो मैं कहता रहा हूँ ये केजरीवाल जी ने नहीं बताया। हालांकि जो इन्होंने दूसरी बात बोली है ना कि मोदी जी को ठोकने आए थे, ये हमने देखा है कि मोदी जी को तो किसी ने ठोका या नहीं ठोका, मोदी जी के ऊपर किसी ने हाथ उठाया आज तक नहीं उठाया, ये तो पूरे विश्व ने नहीं देखा। लेकिन तुम्हारे एक रैली के अंदर ऑटो वाले ने थप्पड़ तुम्हारे को मारा था, ये पूरे विश्व ने देखा था। तो कौन किसको ठोकने आया था ये देख चुके हैं पूरे भारत के लोग। तो ये टिप्पणी ना ही करें अरविंद केजरीवाल, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे वो अभी भी बैठे हुए हैं, एक पार्टी के संयोजक हैं वो, ठीक है ना। अगर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि IIT खड़गपुर बोलने से कुछ नहीं होगा अगर आपकी विचारधारा इतनी घटिया है, ठीक है ना। कहते हैं ना नाम धन रखने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। तो इनकी भी वही विचारधारा है, IIT खड़गपुर को बोलने से कुछ नहीं होगा जब विचारधारा आपके एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी है। तो इनको इग्नोर करते हैं, हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। इन्होंने यहाँ पर आकर के जंतर मंतर पे बोला मोदी को ठोकने आए थे, ये इन्होंने नहीं, पंजाब पुलिस कमिश्नर का भी बयान था कि 7 से 8 ऐसे ISI के एजेंट थे जो जंतर मंतर पर आए। कुछ लोगों से उन्होंने संपर्क भी किया, उनको पेटीएम द्वारा पैसा भी दिया गया। अब वो अमित शाह की पुलिस नहीं है पंजाब में, मोदी की पुलिस नहीं है, सेंट्रल की पुलिस नहीं है, पूर्ण राज्य पंजाब है। और उसी के पुलिस कमिश्नर का यह बयान आता है जो जांच में उनको पता चलता है, जिनको वो गिरफ्तार करते हैं उनके खुलासे किए जाते हैं। उनको जहां पे सम्मानित करना चाहिए था, भाई इतना बड़ा हादसा पार्लियामेंट के पास हो सकता था, हजारों बच्चे लाखों बच्चे यहाँ थे, हादसे का शिकार हो सकते थे, कई माओं के लाल छिन सकते थे। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से मुस्तैदी से काम किया, एक भी यहाँ पर हादसा वो कर नहीं पाए, कामयाब नहीं हो पाए। तो जहाँ हमें हेड्स ऑफ करना चाहिए वहाँ पुलिस और सेना को इन लोगों ने पत्थर पिलवाए, गालियाँ खिलवाई। तो शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। ये कभी देशभक्त बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आप जाके देखिए, जहाँ उस कमिश्नर साहब का प्रमोशन होना चाहिए था, उनका डिमोशन करके ट्रांसफर कर दिया इन लोगों ने, उन्हें कहीं और भेज दिया। आप बताइए कि इससे बड़ा डिक्टेटरशिप का उदाहरण कहीं हो सकता है? जिस पुलिस ऑफिसर ने अपनी वर्दी की लाज के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सच बोल दिया, उसे तारीफ प्रमोशन के बदले ट्रांसफर मिला। और इसके ऊपर जितना भी टोपी मीडिया है वो शांत बैठा हुआ है, जितना भी चाटुकार सोशल मीडिया वो शांत बैठा हुआ है, जितना भी लेफ्ट है वो सारा शांत बैठा है। मतलब उनको ये तो समझ आ गया है कि इनके लिए नेता मायने रखता है, देश मायने नहीं रखता। यहाँ पर अगर 2, 4, 10, 20, 50, 60 छात्र जो हैं वो मर भी जाते तो इनको कोई चीज़ हजम नहीं होने वाली थी। इनका तो उद्देश्य था वहाँ जाना है, मोदी जी की माता जी को गालियाँ देनी है, मोदी जी पे गालियाँ देनी है, टिप्पणियाँ लिख करके आनी है, सेना को सिल्लियाँ तोड़ तोड़ करके नोकीले पत्थर मारने हैं, पुलिस वालों के घायल करना है, इनको ये था। आज आप देख रहे होंगे झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ है। बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। वो छात्र भी पहला बैरिकेड पार करते हैं, वहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज नहीं होता, दूसरा करते हैं, लाठीचार्ज नहीं होता। जब वो विधानसभा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं तो वहां पर भी जो फोर्स लगी हुई है वो उन पर लाठीचार्ज करती है। सेम एज इट इज जब वहां पे कर रही है तो आज उस फोर्स को, उस पुलिस को तानाशाह नहीं बोला जा रहा, आतंकवादी नहीं बोला जा रहा, वहां के हेमंत सोरेन को गालियां नहीं दी जा रही हैं, राहुल गांधी जी को कोसा नहीं जा रहा है कि गठबंधन की सरकार आप अभी भी चला रहे हैं। छात्र घायल हो गए, सिर फाड़ दिए, कहीं बेहोश हो गए हैं। महतो जो है वो ICU में पहुंचने की कगार पे आ चुके हैं, लेकिन कोई उनको नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। लेकिन यहीं पर जब वो पार्लियामेंट के अंदर घुस रहे थे, जब फोर्स ने हमारे एक्शन लिया तो वो गुंडा हो गई, वो आतंकवादी हो गई। उनको लोग बोल रहे हैं जाते जाते कि अपने घर में शक्ल क्या दिखाओगे, तुम गुंडे हो, हम सेना को आज के बाद सलाम करना छोड़ देंगे, हम सेना को नहीं मानते। तो आप ये देखिए कि इन छात्रों को किस तरीके से माइंड वॉश कर दिया गया, किस तरीके से इनको बता दिया गया कि आज इनको अपनी सेना का वो जवान जो एक्साई चीन की पहाड़ियों में बर्फीले तूफानों के बीच में लेट करके बर्फ के नीचे हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, वो इनको आतंकवादी नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नेता देश पक्षी नहीं हो सकते हैं, उनके समर्थक कहाँ से देश पक्षी होंगे? वो भी देश विरोधी, ये भी देश विरोधी। अभी तमाम लोगों से मैं बात करता, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से छात्र जो आंदोलन किया, जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ, राम मंदिर में चोरी हुई, 2027 के चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए सर, मेरे को जहाँ तक नज़र आता है नहीं मिलेगा। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको कि सबसे पहले
ये जो प्रोपेगेंडा चलते हैं उससे जनता समझ चुकी है। जब अगर यही सेना का जवान आतंकवादी, यही सेना का जवान मोदी का हो जाता है, यही पुलिस का जवान मोदी का हो जाता है, यही स्पेशल फोर्सेस मोदी की हो जाती है, कोर्ट मोदी का हो जाता है, सीबीआई सब कुछ मोदी का हो जाता है, तो जब आप सिक्योरिटी लेकर के निकलते हैं, अकेले निकलिए। आप अकेले क्यों नहीं निकलते? तब तो चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, हाँ भाई फोर्स तैयार करो, गाड़ियां रेडी करो, केजरीवाल जी आ रहे हैं, उन्होंने जंतर मंतर पहुंचना है, काफिले निकल पड़ते हैं। अरे राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, आज छात्रों की गूंज है प्रयागराज रहना, चलो सिक्योरिटी लग जाओ, सिक्योरिटी लग जाओ। तब तो जाइए, बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल के जाइए। आप अगर जनता के इतने चहीते हैं, आपको लगता है कि भारत की जनता आप लोगों से बहुत प्रेम करती है, तो बिना सिक्योरिटी के एक बार निकल के चले जाइए, पता चल जाएगा जनता किसको ठोकरने आई थी। केजरीवाल जी को भी पता चल जाएगा, अन्यों को भी पता चल जाएगा जो इस कहते हैं अहंकार के अंदर है कि जनता भारत की उनसे बड़ा प्रेम करती है और ईवीएम हैक हो जाती है। एक हेलो फ्रेंड बोलने पे जिस मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के, तुम बता रहे हो ईवीएम हैक हो जाती है। जिस मोदी जी ने बोल दिया हर घर तिरंगा, तो हर छत पे तिरंगा लहरा दिया लोगों ने। जिस मोदी जी ने बोल दिया डॉक्टरों के सम्मान में, पुलिस के सम्मान में ताली और थाली बजा दो, लोग घंटों तक ताली और थाली पुलिस और सेना के और डॉक्टरों के सम्मान में बजाने लग गए। तुम उन मोदी को चैलेंज कर रहे हो। जो मोदी एक रैली निकालते हैं तो हमारे देश की माताएं बहनें आरती का थाल लेकर के आ जाती हैं उनकी आरती करने के लिए, तुम उस मोदी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। तुमने भी तो इतनी रैलियां करी हैं, तुम्हें तो ऑटो वाला आके थप्पड़ मार जाता है। राहुल गांधी जी की रैलियों में देखा है किसी को आरती की थाल लाते हुए? किसी को देखा है फूलों की वर्षा करते हुए? ये मोदी जी के साथ ही देखने को मिलता है। तो इससे पता चल जाता है देश किसके साथ में। अभी जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मोदी जी तो अब जाने वाले हैं, जैसे 75 साल के हो जाएंगे तो मोदी जी जाने वाले हैं, इनके बाद कौन? इनके बाद योगी जी तैयार बैठे हैं। पूरे भारत को ये बात पता है, मुझे लगता है विपक्ष को ये समझ नहीं आ रही। वो आज भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया 56 साल का एक इंसान टी शर्ट पहन करके आज भी 36 साल का हो जाएगा तो ये मूर्खता है। उम्र बढ़नी है, आगे 56 के हैं, ये 76 के भी हो जाएंगे मोदी जी की उम्र में। लेकिन योगी जी कहते हैं ना, मोदी जी जवानी खा गए, योगी जी बुढ़ापा खा जाएंगे, इनका ये फैक्ट है। तो योगी जी पीएम बनने की पूरी उम्मीद है, भाजपा बनाएगी? सर मैं कहता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री बनना था, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन जनता ने किनको स्वीकार किया? मोदी जी को। जनता की पसंद कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो चाहे आडवाणी जी हो चाहे पूरी पार्टी हो, वो कुछ नहीं कर पाई जनता के आगे। आज जनता की पसंद कौन है? योगी आदित्यनाथ जी अगली। तो मेरे को लगता है कि पार्टी को इस पर विचार करना पड़ेगा। तो ये भी बयान है कि मोदी जी अगर नहीं रहे तो योगी जी को 3 महीने में हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, 6 महीने छोड़िए 2-3 सालों से वो यही राग गा रहे हैं। जब से यूपी में दोबारा योगी जी ने शपथ लिया था, लोकसभा चुनाव आया था, तब से वो यही गा रहे हैं 2024 से कि देखना अमित शाह जी योगी जी को हटा देंगे, अमित शाह जी योगी जी को हटा देंगे। इनकी सरकार हट गई दिल्ली से लेकिन योगी आदित्यनाथ जी नहीं हटे यूपी से। तो भैया ये अपनी सीट तो बचा नहीं पा रहे और योगी आदित्यनाथ की चिंता कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की चिंता तुम छोड़ दो, यूपी की जनता उनकी चिंता लिए बैठी है और हैट्रिक मारने जा रहे हैं वो 2027 के अंदर। ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि योगी जी जो है ना, वो अब एक आम विधायक या सांसद नहीं है, वो यूपी के नहीं पूरे भारत के लोगों की दिलों की धड़कन बन चुके हैं। जो विकास उनके कार्यकाल में हो रहा है, जो गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश उनके कार्यकाल में हो रहा है, वो तुमने अगर कर दिया होता तो मुझे लगता है योगी जी को मठ से उठ करके राजनीति में उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जितने दंगे तुमने करा दिए, जितनी ज़मीनें तुमने गरीबों की हड़प ली, जितने धर्म रूपांतरण तुम्हारे कार्यकाल के अंदर हो गए, जितना डुबो तुमने दिया यूपी को, किसी ने नहीं डुबोया। अगर उसको विकसित किया होता तो योगी जी मठ में आराम से रहते, धर्म का प्रचार करते, राजनीति में नहीं उतरता। लेकिन तुम अधर्मियों के खिलाफ, जैसे साक्षात श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था, तो मुझे लगता है कि उन्हीं प्रभु के आशीर्वाद से योगी का अवतार हुआ यूपी के अंदर। नहीं तो हैं तो वो उत्तराखंड के, लेकिन सत्ता यूपी में जाके चला रहे हैं, क्योंकि अधर्म यूपी कृष्ण नगरी राम नगरी में ज़्यादा पनप रहा था। तो अधर्मियों के खिलाफ तो हमेशा आवाज़ उठाने के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, लेकिन किसी ना किसी रूप में भेजते हैं किसी को। तो ये भी कह रहे हैं कि 27 में सूपड़ा साफ है इस बार तो भाजपा का। हाँ, वो सपने में, ये रात को सोएंगे इनको लगेगा अरे मैंने पूरी भाजपा साफ कर दी, सुबह उठेंगे वो योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे होंगे संविधान की कि मैं योगी आदित्यनाथ तीसरी बार संविधान पे हाथ रख के शपथ लेता हूं कि मैं राज्य को और विकसित करूंगा, राज्य को दंगा मुक्त करूंगा, राज्य को जो है एक ऊंचाइयों पे छूने वाली एक जीडीपी बनाऊंगा, इकोनॉमी बनाऊंगा। वो ऐसी शपथ ले रहे होंगे और ये बेचारे मेरे को लगता है कि रो रहे होंगे, क्योंकि और कोई चारा है नहीं इनके पास। एक बार मुख्यमंत्री बन गए पिता के आशीर्वाद से, मुलायम सिंह यादव जी के, लेकिन मुझे तो आता समझ नहीं आता ये सारे लोग शिक्षा का रोना रो रहे हैं। 3 प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के परिवार से निकले, क्या एक भी ऐसा अच्छा स्कूल नहीं बना पाए कि इनको अपने नाती पोतों को बाहर भेजना पड़ा पढ़ने के लिए? जो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री भी रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, एंड ही वॉज अ टीचर, वो एक शिक्षक भी थे।
लेकिन एक ऐसा स्कूल यूपी को नहीं दे पाए कि उनको अपना ही बच्चा अखिलेश यादव जो है उस स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उनको भी विदेश भेजना पड़ा। और ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं इनके बच्चे, जो अपने कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री होने के बावजूद, अखिलेश यादव खुद 1 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक ऐसे स्कूल का प्रबंध नहीं कर पाए बच्चों के लिए कि वो उसमें पढ़ करके शिक्षित बन सकें। और ये बता रहे हैं कि हमें बड़ी चिंता है, रामू की भी हमें बड़ी चिंता है, काकू की भी हमें बड़ी चिंता है, सीता की भी हमें बड़ी चिंता है, गीता की भी। लेकिन सारी चिंता इनको किसकी थी वो पूरे देश ने देखा था। जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, अलग समुदाय के लोगों को तो मुआवजा देने गए थे, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों को मुआवजा देने नहीं गए थे। कोर्ट को टिप्पणी करके फटकार लगाना पड़ा था इनको। तो सबको पता है कि विपक्ष के जब सत्ता में होती है तो किनका विकास होता है, और जब बीजेपी सत्ता में होती है तब किनके विकास होते हैं। तो विकास पूरे देश का हो रहा है। अगर ये सड़क बन रही है तो मेरे अकेले के लिए नहीं बन रही, जो यहाँ से निकलना चाहता है निकल जाता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति। लेकिन उस समय तो अगर कावड़ चल रही है ना आज, तो इनको लूज मोशन क्यों लग गए? योगी आदित्यनाथ अपने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा क्या करा रहे हैं? अब भाई किसी को फूलों की वर्षा कराना पसंद है और किसी को गोलियां चलाना पसंद था। सोच अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है। तो तुम गोली चलाने वाले थे, वो फूल बरसाने वाले हैं, इसलिए जनता उनको पसंद कर रही है। और योगी आदित्यनाथ से जो ये अपना तुलना कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 2 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 बार में उन्होंने निखार कर दिया। उन्होंने तुम्हारे को मना नहीं किया था सफाई का डांस नहीं कराना है, क्यों बंद कर दिया? बता दो, बता दो। 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया जो उड़ा दिया जाता था जनता का, वो क्यों उड़ा दिया जाता था? जनता को जवाब दे दो। आप लोग इतने अच्छे हैं, आप लोग विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाले हैं, तो ये भी एग्जाम्पल दे दो। लोगों को पूछना चाहते हैं तुमने तो भैया जी, आज तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ नेता चले जाते हैं तो कहते हो देखो सारे शरीफ लोग बाहर है, पार्लियामेंट में गुंडे बैठे हैं। वाकई में पार्लियामेंट में एक समय में गुंडे बैठते थे, अतीक मुख्तार को टिकट दे के पहुँचाया जाता था। आज क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ जुनेद भी बिरयानी बैठने पहुँचे हैं। एक रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्टर से बात करी तो कह रहे हैं नेरेटिव मत चलाओ। देखिए जुनेद मियाँ जो हैं वो पहले, मैं तो कह रहा हूँ पिछली वाली बिरयानी का हिसाब दे दो, और तुम फिर छुपते फिर रहे हो। कई लोग तुम्हारे अब समर्थन में बचाव में आ रहे हैं, तब संविधान की हत्या नहीं हो रही। आपके पास फंडिंग कहाँ से है वो तो सीधा पूछ रहे हैं। और मैं कहता हूँ खाना बांटना कोई अपराध नहीं है। मैं आपको अपना भी एग्जांपल देता हूँ। कल मैं मोदी नगर गया हुआ था, कांवड़ यात्रा का वो आ रही थी चल करके, उससे संबंधित किसी से मिलना था, हमारे भाई बंधु गए हुए थे। तो जब मैं वहाँ गया तो हम सामने एक चाय समोसे की दुकान थी, वहाँ चाय पीने बैठे थे। तो वहाँ पर भी एक मुस्लिम भाई आए थे और अपने 2 बच्चों के साथ थे। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, आप राहुल? मैंने कहा बिल्कुल। कह रहे भैया आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, आपकी मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है जो आप कहते हो कि कलाम बनो कसाब मत बनो। कलाम बनोगे देश सलूट करेगा, कसाब बनोगे देश विरोध करेगा। और उस समय हम मतलब 4-5 लोग थे, तो किसी ने बोला वो चमचम होता है रस भरी वाला रसगुल्ला, वो खाते हैं। तो इतने में उन मियाँ जी ने सुन लिया, जबकि उन्होंने टोपी नहीं लगाई थी। 2 छोटे बच्चे थे, अपने बच्चों को समोसा खिलाने आए थे, उन्होंने वो लेकर के हमें खिलाया। अगर आपकी विचारधारा कलाम की है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, इस देश का कोई भी नागरिक आपसे नफरत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उमर खालिद को महान बताओगे, अफजल गुरु की बरसी मनाओगे, कसाब के रोने रोगे, तो भैया फिर आपसे नफरत वाली बात करी जाएगी, प्रेम वाली नहीं करी जाएगी। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें आपने देखा होगा, वो डॉक्यूमेंट्री मुसलमान बेस्ड। उसमें ये दिखाया गया कि मुसलमानों को किराए पर मकान मिलने को तैयार नहीं है। अगर आज देश में मुसलमानों की ये स्थिति है तो इसका दोषी कौन है? सर एक बात बताइए, जब दोषी हम मोदी को ठहराएंगे, हम योगी को ठहराएंगे, किसी को भी आप ठहरा दीजिए। आज़ाद भारत है, लोकतांत्रिक देश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन कभी इसकी गहराई में तो जाइए। जब कलाम साहब जो हैं वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो ये एक मुसलमान को घर क्यों नहीं किराए पे मिल सकता? इसी बारीकी में जाइए ना। कलाम साहब ने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब दान कर दिया, कुछ उन्होंने फैसिलिटी नहीं लिया। नासा से उनको करोड़ों का ऑफर आया, ठुकरा दिया भारत के लिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई थूक मिला रहा है रोटी में, कोई मूत मिला रहा है जूस के अंदर, कोई सब्जियों पे नाले का पानी डाल रहा है, थूक रहा है। ये उसका विरोध करने नहीं उतरते। और जो लोग उनका विरोध करते हैं कहते हैं ये तो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, ये तो नफरती लोग हैं, ये तो मोदी के हैं, आरएसएस के हैं, बजरंग दल के हैं। अरे अगर तुम्हारा एक समुदाय का बंदा गलत कर रहा है तो उससे गलत बोलो। 100-200 उतर जाओ यार, वक्फ बोर्ड के लिए उतर जाते हो लाखों की तादाद में, इनके विरोध के लिए उतर जाओ। मैं गारंटी देता हूँ जिसका चेहरा वहाँ पे वायरल होगा, लोग उनको सल्यूट ना करें। तो सोफिया कुरैशी जी ने उड़ान बढ़ी, देश की सेना की वो जवान जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे दिया, जबकि यहीं के कई लोगों को हमने कहते सुना था जब फिलिस्तीन गाजा हो रहा था कि हमारा कलमा का रिश्ता है। अगर सोफिया कुरैशी जी भी यही कहती भैया मेरा तो पाकिस्तान से कलमा का रिश्ता है, तो जा करके उसकी बैंड बजा सकती थी? नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी वर्दी, अपने तिरंगे को सम्मानित किया, उन्होंने इस्लाम का नाम रोशन किया, उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, और आज देश उनको सोफिया कुरैशी जी कहता है, उनको अपमानित नहीं करता है। तो अगर आप भी इस विचारधारा पर चलेंगे तो क्या बीबीसी तो क्या पीपीसी, सबकी विचारधारा यूं ही रह जाएंगी। जनता आपको खुद गले लगाएगी। क्या मोहम्मद रफ़ी के गाने नहीं सुनती जनता? बताइए। बिस्मिल्लाह खान साहब को नहीं मानती जनता? वीर अब्दुल हमीद साहब को नहीं मानती जनता? आप बताइए। कलाम को नहीं, सबको मानती है।
आप तो देखिए कि आपकी विचारधारा ही विपरीत है, आप कलाम बनना ही नहीं चाहते, आप कसाब बनना चाहते हैं, तो कसाब बनोगे तो जनता ठुकराएगी आपको।